हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम का पदाधिकारियों ने किया हार्दिक स्वागत। सीएम एसटीआर सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। हल्द्वानी में नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने जन सुनवाई सुनी और लोक निर्माण विभाग खटीमा में सुनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल ने ली शपथ। आशा नोटियाल को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिलाई शपथ। इस अवसर पर सीएम धामी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। एक दिवसीय उधम सिंह नगर के दौरे पर कुमाऊं कमिश्नर ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की बैठक में दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया। मसूरी में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। मसूरी में पार्किंग निर्माण में तलाशे जा रहे हैं विकल्प। पार्किंग की जगह टैक्सी खड़ी करे जाने के लिए अब सख्त कार्रवाई होगी। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बूढ़ी दिवाली। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में जमकर नृत्य किया। महिलाओं और पुरुषों के बीच रस्साकसी का मुकाबले में महिलाओं ने मारी बाजी। देहरादून में पुलिस अधीक्षक ने घुड़साल का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने 6 नए घोड़े की कार्यकुशलता का लिया जायजा। पुलिस लाइन देहरादून में 15 घुड़सवारों का चल रहा है प्रशिक्षण। देहरादून में सरकारी आवास पर लाखों का टैक्स बकाया। सरकारी अस्पताल केंद्रीय संस्थान ने नहीं भरा टैक्स। बिल्डिंगों में 5 से 7 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया। हल्द्वानी में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी। घटनाओं से लोग और वन्य जीव दोनों प्रभावित। घटनाओं को लेकर मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन। रामनगर में युवक का शव बरामद होने से मचा हड़कंप। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा मृतक 3 दिन से लापता था मृतक। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हल्द्वानी का दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया और इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी एफटीआई सभागार में लिविंग ऊर्जा और पेयजल विभागों के विकास की समीक्षा भी करते हुए नजर आए और इसके साथ ही सीएम ने हल्द्वानी में बन रहे सिटी पार्क का अवलोकन किया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर गोलापारा स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और हल्द्वानी वासियों के लिए बड़ी सौगात का पिटारा यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खोला गया। ऐसे में कई बातों का जिक्र जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए, जब पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जब बैठक में शिरकत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और ऐसे में मौका मुआयना करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने तमाम घटनास्थल पर जाकर या फिर ये कहें कि मौके स्थल पर जाकर जायजा लिया, निरीक्षण किया और इसी दौरान अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा भी की और अधिकारियों के साथ बैठक की और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे तो उन्हें सलामी भी दी गई। परेड के दौरान सलामी देते हुए नजर आते हुए यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी आपके साथ वो साझा कर रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र और कर्मस्थली खटीमा में 30 नवंबर को लोक निर्माण विभाग खटीमा के अतिथि गृह में नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने जन समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निस्तारण किया। जिन जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था उनके निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश किया। आपको बताते चले कि लोग अपने अपने गांव के बारे में तमाम समस्या लेकर नोडल अधिकारी दिनेश यादव के पास लोक निर्माण विभाग खटीमा के अतिथि गृह में पहुंच रहे थे, जिसको बड़ी शालीनता के साथ नोडल अधिकारी ने सुना और उनका निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी, प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भवानी भंडारी, भारतीय जनता पार्टी की अंजू देवी, कमलजीत सिंह, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से भी मंशा रही है कि यहाँ जनहित के जितने भी काम हैं उनको त्वरित गति से किया जाए और विगत काफ़ी समयों से जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण समय अंतर्गत किया जा रहा है। और जो भी समस्याएं आज प्राप्त हुई हैं इनका जो भी नियम सम्मत इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो किया जाएगा और आगे भी जो भी समस्याएं आएंगी उनको त्वरित गति से उसका निदान किया जाएगा। हमारे व्यापारी बंधुओं को जो खटीमा मुख्य चौराहे से मेलाघाट रोड पे स्थित हैं, कल PWD विभाग द्वारा वहाँ पे जाकर के कुछ नापजोख की गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों में एक अजीब सी दहशत व्याप्त हुई थी, जिसके संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नोडल अधिकारी श्री दिनेश यादव जी से हम सब लोग व्यापारियों के साथ मिले और यादव जी ने आश्वस्त किया है कि इस तरीके की कोई भी जो है तोड़फोड़ या परेशानी नहीं आने दी जाएगी व्यापारियों को, और व्यापारी लोगों को संतुष्ट किया। उत्तराखंड में शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो गए, लेकिन उत्तराखंड पर्यटन नगरी के साथ साथ अब धार्मिक नगरी भी है और लगातार श्रद्धालुओं का उत्तराखंड आना लगा रहता है। ऐसे में सर्दियों को देखते हुए सरकार तैयारियों में जुट गई है ताकि जो भी श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे शीतकाल वाले स्थल हैं और आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि मैं स्वयं, हमारे सभी मंत्रीगण और संगठन के लोग अलग अलग स्थान पर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वह उत्तराखंड आए। देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा, तो हम सबको आमंत्रित करेंगे। और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं, हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा में चल रहे नव निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम भी बनाया गया। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें
फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें, और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब, और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है, और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल ने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार को नमन करते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत दर्ज करवाई है, उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार और केदारनाथ की क्षेत्र की जनता का आभार जताया। नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर अपने मोहर लगाई है। विधानसभा अध्यक्ष के मौजूदगी भी वहां पर देखी गई। विधानसभा क्षेत्र में जिस हिस्से में विकास अभी बाकी है वहां पर काम करने की जरूरत बताई गई। सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नोटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नोटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है, या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है, और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है। शनिवार सुबह देहरादून में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान राज्य के विकास और संगठन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्यसभा सांसद मिलने के लिए पहुंचे, यानी कि महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की।
उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारियां अब लगातार शुरू हो चुकी है और वहीं बहुत ही जल्द निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश के सभी नगर निगम को जीतने के लिए तैयारी भी कर रही है। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर अभी सभी जिलों में फीडबैक भी लिया जाएगा और उसी आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। दावेदारों को लेकर बीजेपी पहले से ही सभी जिलों में फीडबैक ले चुकी है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लेकर हम जनता के बीच में ये लोग जाएं। लेकिन इनके पास कुछ कहने को नहीं है। कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करते रहे, जनता को भी बार बार गुमराह करते रहे कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। इनके मंत्री जी तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ये 4 बार बोल चुके हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। वो समय आएगा कब? आप कोर्ट को आपने झूठ बोला, जनता को आपने झूठ बोला, प्रशासकों का कार्यकाल आपने 3 बार बढ़ा दिया है। अब इन्होंने कहा कि हम 10 नवंबर तक हम अधिसूचना जारी कर देंगे। वो 10 नवंबर भी निकल गया, अधिसूचना भी जारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कराने की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने शासन के भी चुनाव इन्होंने टाल दिए, नगर निकाय के तो चुनाव टाले हैं, पंचायतों के भी इन्होंने चुनाव टाल दिए। अब मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर में भी चुनाव करा पाएंगे। हार के डर के मारे ये चुनाव को टालना चाहते हैं। जिस दिन भी चुनाव राज्य के अंदर होगा तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। कांग्रेस ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। निकाय चुनाव के लिए हमारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज हम बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे अब बागेश्वर जिले की, जहां पर बागेश्वर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। बागेश्वर जिला अस्पताल के डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों को रेफर करना तय कर रहा है। यहां तक कि ये भी आपको बताते चले कि मरीजों का इलाज और प्रसव पीड़ा में डॉक्टर मरीजों को बचा पाने में असमर्थ भी है। वहीं बेहद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे करने वाले सीएमओ बागेश्वर तक डॉक्टर की अब कार्यक्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ताजा ही मामला शनिवार को सामने आया, जो कि स्थानीय व्यापारी अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव कराने के लिए जिला अस्पताल बागेश्वर में लाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा उपचार के दौरान गर्भवती महिला दम तोड़ देती है। वहीं इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों और व्यापारी संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल भी उनके द्वारा उठाए गए। हमारे पास सुबह 8:30 बजे करीब एक गर्भवती महिला आई थी, जिसको कि प्रारंभिक परीक्षण करने पर पता चला उसके नब्ज नाड़ी कमजोर थे, तो दोहरे झटके लग रहे थे। तो उसको वहीं प्राथमिक चिकित्सा दी गई, लेकिन उसका जो है दोहरे झटके कंट्रोल नहीं हुए और करीब 9:30 बजे करीब उसकी हमने मृत्यु उसकी पुष्टि करी है। इसके संबंध में हमने पुलिस में सूचना भेज दी है, आवश्यक कार्रवाई चल। जहाँ तक अभी प्रारंभिक जानकारी में पता लगा है कि उनका एक तो शुगर बहुत बढ़ा हुआ था, 400 के आसपास शुगर आ रहा था और कोई उनके एएनसी चेकअप नहीं हुए थे इस बीच। जो 3 चेकअप हम मानते हैं कि एएनसी में होने चाहिए। अभी तक मुझे जो मोटा मोटा पता लगा है, अभी मैं देखूंगा, पूरी जांच करूंगा कि अभी इसमें पूरे चेकअप नहीं हुए थे। जो एएनसी चेकअप पे हमेशा सलाह दी जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3 चेकअप हों, वो चेकअप नहीं हुए थे। देखिए, जैसे कि लगातार हम लोगों ने पहले से भी जिला अस्पताल की बदहाल जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसके लिए लगातार प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम हम करता है। मगर आज पुनः ये देखा गया कि एक जो डिलीवरी वाली लेडीज़ थी, उसको अचानक घर में तबीयत खराब हुई और यहाँ बागेश्वर हॉस्पिटल पहुँची और आधे घंटे में ही उसको उचित व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं उसके पेट में 7 से 8 महीने का एक बच्चा भी था और उसके परिवार को एक विषम परिस्थिति में यहाँ पर वो पहुँचे। मगर उसके बाद भी यहाँ प्रशासन द्वारा मैं हमेशा ही कहता आया हूँ, कुछ दिन पहले ही मेरे को माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी वार्ता हुई थी, तो मैंने कहा था एक बार आप ढंग से जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई करें। परंतु उसके बावजूद भी आज तक इस बागेश्वर जिला अस्पताल की व्यवस्था वैसी की वैसी बनी आई है और मैं कई बार इस मुद्दे पर लड़ चुका हूँ
इससे पहले भी कई बार इसमें लड़ाई लड़ी है और मैं चाहता हूँ भविष्य भी मैं इसमें आगे और लड़ाई लड़ना चाहूँगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे और इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद कमिश्नर रावत ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्टर ने लंबे समय से पड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। मौके पर कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि विकास कार्य को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अब स्थापना विकास समिति की बैठक की गई है। बैठक में रुद्रपुर से गुजरने वाले हाईवे सड़क की चौड़ीकरण को लेकर भी यहां पर संतुष्टि दी गई है, लेकिन 20 करोड़ रुपए का स्टेटमेंट अप्रूवल किया गया है। इसके अलावा किक्षा बस स्टैंड और खटीमा बस स्टैंड के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आपको बताते चले कि इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर में 4-5 जगहों पर खुलने वाले ओपन जिम को मंजूरी देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और कुमाऊं कमिश्नर रावत ने अधिकारियों को छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी और इसके साथ साथ रुद्रपुर शहर में पार्किंग निर्माण को कार्य में अब तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये अवस्थापना विकास समिति प्राधिकरण के अंतर्गत होती है, जिसमें कि अवस्थापना के कार्य होते हैं, उनकी समीक्षा, उनका अनुमोदन। तो आज जो कोई बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, एक तो रुद्रपुर में जो हाईवे गुजरता है, जो वर्तमान में जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और जैम लगता रहता है, इसकी वाइडनिंग को लेके एक एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी से बनाया गया था, लगभग 29 करोड़ का है, तो उसको हमने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा आपका किच्छा में जो हमारा एसबीटी है और खटीमा में है, इसमें कुछ कामों का वेरिएशन था। अब पूर्व में कुछ कीमत थी, किसी कारणवश हल्की फुल्की बढ़ गई है, उसको स्वीकृति मिली है और शहर में 4-5 जगहों पे ओपन जिम्स को स्वीकृति दी गई है। मसूरी में जिला अधिकारी देहरादून के द्वारा मसूरी को जाम से मुक्त किए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसी को लेकर मसूरी में पार्किंग निर्माण को लेकर अब विकल्प भी तलाशा जा रहा है। मसूरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस, नगरपालिका मसूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के द्वारा नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क किनारे पड़े खाली जगह को चिन्हित किया गया, जिससे वहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सके। वहीं मसूरी में ये भी आपको बताते चले कि मासूनिका लॉज बस स्टैंड पर टैक्सी संचालकों के द्वारा रोडवेज बसों की पार्किंग की जगह पर अनाधिकृत रूप से पार्किंग किए जाने को लेकर नायब तहसीलदार द्वारा टैक्सी संचालकों को सख्त निर्देशित किया गया है कि अगर उनके द्वारा बस के पार्किंग की जगह पर किसी भी प्रकार का टैक्सी यहां पर खड़ी मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर मसूरी के नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम मसूरी की दिशा निर्देश के बाद मसूरी की कई जगहों पर निरीक्षण कर पार्किंग निर्माण के विकल्प को तलाशा गया है और तैयारियों की शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून व उप जिलाधिकारी मसूरी के दिशा निर्देशन में मसूरी शहर में यातायात का सुचारू रूप से संचालन हेतु पार्किंग के लिए कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क करने का स्थान मिल सके एवं यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पिक्चर पैलेस पे हमारा रोडवेज का बस अड्डा है, बस स्टैंड है, वहाँ रोडवेज का स्थान और टैक्सी यूनियन का अलग अलग स्थान चिन्हित है, किंतु कुछ टैक्सी चालक जो है रोडवेज की जगह पे एनक्रोचमेंट करके अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। आज मेरे द्वारा उन्हें निर्देशित करके चेतावनी दी गई है, यदि भविष्य में ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि उस स्थान पर केवल रोडवेज की बस खड़ी होकर सवारी को उतार के चढ़ा सके। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर पर। पहाड़ों की रानी मसूरी में बूढ़ी दिवाली का भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत डिप्सा पूजन और होलियात के साथ हुई और इसके साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और पुरुषों ने रस्सोकसी और जुलूस निकाला। ये भी आपको बताते चले कि कई नृत्य भी यहाँ पर किए गए। इस दौरान भिडूनी फेंकी गई और चिड़वा बांटा गया है। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं और पुरुषों के बीच में रस्साकसी का मुकाबला भी हुआ, जिसमें महिलाओं ने बाजी मार ली। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और स्थानीय निवासी मीरा
के साथ ही उन्होंने कई लोग मौजूद रहे। और मीरा सकलानी ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने में जौनपुर, जौनसार और रवाई का विशेष योगदान माना जा रहा है। मंत्री सुबोध उनियाल ने क्षेत्र के लोगों से औद्योगिकी बचाने के लिए और इसको बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसके अलावा विकास मंच के अध्यक्ष शूरवीर सिंह रावत ने कहा कि लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए रवै, जौनपुर और जौनसार का बड़ा योगदान है। तो कोई भी यहाँ से साथी भूखा नहीं जाएगा, कोई भी बात से यहाँ से भूखी नहीं। बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज यहाँ पर अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच जो हमारा विकास समिति जो है उसके माध्यम से विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है बड़ी दीपावली का कार्यक्रम होता है। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरे समिति के साथ साथ पूरे शहरवासियों, चाहे वो किसी धर्म, बोली, भाषा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके पीछे भी कारण है कि हम क्यों बड़ी दीपावली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे यह है कि लोगों का कहना है या किंवदंतियां हमारी ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए, जीत कर आए, वनवास से वापिस आए, तो वहाँ पर जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जश्न का माहौल था, जिसको कोई दीपावली का रूप दिया गया है। उसी कड़ी में आज जो है उत्तराखंड के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पर उस दीपावली के ठीक 1 माह बाद जो है इस बड़ी दीपावली को यहाँ पर मनाते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप अपनी पीढ़ी को, अपने क्षेत्र के लोगों को, विशेष करके महिलाओं को जो अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति को जो बचाए रखने में अपना बहुत बड़ा पूरा योगदान जो दे रहे हैं। जो पूरी अगलाड़ वैली है और यमुना वैली है, ये पूरी वैली में जो आपका जौनपुर है, जौनसार है और रवाई घाटी है, ये सभी लोग मिल करके क्योंकि जो दिवाली है वो यहाँ पे मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक ये मंगसिर की जो दिवाली है वो जो दिवाली होती है पूरे देश में जो दिवाली मनाई जाती है उसके 1 महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। तो आज से ये दिवाली शुरू हो रही है, पूरी 1 हफ्ते तक ये दिवाली चलती है। और इसके दिवाली के इस सेलिब्रेशन में पूरे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो पारंपरिक जो कल्चर है, उस कल्चर को समेटे हुए हम यहाँ पे पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।